नाज़रीन, आज हमारे मेहमान हैं म्यूज़िक इंडस्ट्री से वाबस्ता इरफान अली ताज, जिन्होंने बहुत कम वक्त में अपनी जगह बनाई है। हमारे साथ मौजूद हैं। पहले हम इन्हें खुशामदीद कह देते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप इरफान साहब? खैरियत से? ठीक ठाक? आशिकी अंगार की बिराई, माशुगुल संबार की बिराई, हसीन पर चमदार की बिराई, इश्क से पुलुई बेचुरे, हमेशतान बुरुई बेचुरे, हर दिबी रुलुई बेचुरे, जले मोरा मन मोरे सजन, रास्ता ना कोई मैं हुई बिरहन, हाय ये मजबूरी कैसी है दूरी, दास्तां ये कैसी रह गई अधूरी। बेहतरीन इरफान साहब, क्या कमाल कर दिया है आपने। वैसे लोग पता नहीं क्यों बैंजो को जो है वो बुलबुल तरंग कहते हैं, मैं तो कहता हूँ रुबाब जो है वो बुलबुल तरंग होता है। बेहतरीन एक समा बांध दिया आपने। मुझे ऐसा लग रहा था मेरे हाथ में एक कहवे का गिलास है, एक बॉन फायर का सीन चल रहा है, मैं किसी पहाड़ के किनारे बैठा हुआ दूसरे पहाड़ को देख रहा हूँ और रुबाब का बस इतनी सिनेमेटोग्राफी ना नहीं, ये है ना, ये एक्चुअल आप देखें विजुअलाइजेशन हो जाती है प्रॉपर। और फिर इरफान साहब की आवाज में क्या आपने फ्यूजन किया है यार, मतलब चित्राली से क्या, ये कौन सी ज़बान आपने इस्तेमाल की थी? हाँ, ये ख्वार ज़बान है। ख्वार से जो है वो आपने उर्दू के अंदर जो इसको ट्रांसलेट किया है ना, ये जो एक ट्रांजिशन थी, सो ब्यूटीफुल। एक शहर है इसका ना जिसमें इंसान मुब्तला हो जाता है। अच्छा, वैसे आपको ये शौक कैसे पैदा हुआ और मतलब क्या सोचा हुआ था कि मैंने गाना ही गाना है? इंस्पिरेशन कौन था आपकी? मेरी बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। रबाब बेसिकली इट्स नॉट ए चित्राली इंस्ट्रूमेंट ना। तो मेरे घर पे एक, मैं जब छोटा था उस वक्त एक दाद खुदा के एक अफ़गानिस्तान से एक बंदा आया काम करने, वो बजाते थे रबाब। उनको देख के मुझे शौक़ हुआ, फिर वो वापस चले गए। फिर किसी तरह प्रोक्योर किया रबाब और ख़ुद से आई टॉट माई सेल्फ हाउ टू प्ले रबाब। वहाँ से मतलब एक जर्नी स्टार्ट हुई थी। देन आई केम टू कराची। यहाँ पे पढ़ाई ख़त्म करने के बाद ये आपके हमसाए जो CBM वाले हैं, यहाँ आया मैं। फिर मैंने 2016 में मैंने म्यूज़िक बजाना शुरू किया। दिस वाज द फर्स्ट सॉन्ग आई रिलीज्ड एंड उर्दू पार्ट्स इसके जो हैं वो जोई विकाजी ने गाए थे। अच्छा। तो यहाँ से फिर जर्नी स्टार्ट हुई। बेहतरीन। अच्छा, अब मुझे ये बताएं कि अभी हमने रिपोर्ट में भी देखा है कि लोग ज़्यादातर तरजीह देते हैं गिटार को, ठीक है ना। गिटार के और रबाब के नोट्स कितने डिफरेंट हैं? एक तो ये बताइएगा, जिनका म्यूज़िक से ताल्लुक़ है उनके लिए एक इजी हो जाएगा, क्योंकि आपने गिटार भी जो है वो प्ले किया हुआ है और रबाब भी जो है आपके पास है। नोट्स कितने डिफरेंट है ये भी बताइएगा। साथ साथ ये भी बताइएगा कि दोनों में से कौन से इंस्ट्रूमेंट को प्ले करना ज़्यादा मुश्किल होता है। बेसिकली नोट्स तो किसी भी आप आज के दौर में देखते हैं तो सारे इंस्ट्रूमेंट जो भी बज रहे हैं वो 12 नोट्स जो स्टैंडर्ड नोट्स हैं उन्हीं पे ही होते हैं सारे। नोट्स का डिफरेंस नहीं होता, टोनैलिटी का डिफरेंस आता है। तो रबाब जो है ऑब्वियसली उसमें स्किन लगा होता है एंड नायलॉन स्ट्रिंग्स हैं एंड देन वी हैव रेजोनेटिंग स्ट्रिंग्स। तो इसकी एक तो स्ट्रक्चरली इसका डिफरेंस है, दूसरा इसका टोन का डिफरेंस है। देयर इज नो डिफरेंस इन नोट्स। नोट्स तो 12 नोट्स ही हैं, चाहे वो हारमोनियम में बजाओ, गिटार में बजाओ, रबाब में। आसान कौन सा है, वो बजाना या ये बजाना? ये आसान, ये ज़्यादा आसान है। रबाब बजाना आसान है क्योंकि इसमें 3 नोट्स हैं और ये स्टिकाटो इंस्ट्रूमेंट कहलाता है, जिसमें हर नोट जो है वो एक अलग अलग बज रहा होता है। गिटार में हम ये होता है कि कॉर्ड्स बजाते हैं, कॉर्ड्स में फिर हारमोनी का कॉन्सेप्ट आता है कि जब तक 4-5 नोट्स जो एक साथ बज रहे हैं वो हारमोनी में नहीं होंगे तो वो इट वोंट साउंड बेटर। तो इसमें काम ज़्यादा है गिटार में, इसको कम वक्त में सीख सकते हैं। मैं अभी सिखाता भी हूँ रुबाब, तो इट टेक्स लाइक 2 months टू स्टार्ट विद द बेसिक्स। अच्छा, हाँ 6 months। लास्ट ऑफ मोहिकन साहब जो अभी बजा रहे थे ब्रेक में, वो मुझे कितने अरसे में सिखा देंगे बजाना?
1 महीने में। 1 महीने में? बस ये मेरी क्लासेस शुरू हो रही है ना। मैं 1 महीने बाद अभी पहले खरीदना भी पड़ेगा आपको, वो उनकी तरफ से मिल जाएगा। मैं लाइव बता रहा हूँ, अभी आपको 1 महीने बाद मैं प्ले करूंगा। जरूर जरूर। अच्छा वैसे मुझे बताइएगा कि एक्सपेंसिव होता है या फिर ये इतना कॉस्टली नहीं है? नहीं, इसमें बहुत महंगे भी होते हैं। मतलब नॉर्मल एवरेज रुबाब आज के दौर में 40-50 हज़ार रुपये का मिलता है। और जी महंगा में आप बोलें तो अब अफगानिस्तान में जो बनाते हैं वो इट्स लाइक रियली कॉस्टली। तो इसमें तो लकड़ी का भी फर्क आता है ना, वो तो शीशम की लकड़ी का बनता है। फिर अफगानिस्तान में तो बहुत ही मलबरी वुड का, और संदल पे भी जो है वो मैंने देखा था कि एक रुबाब उन्होंने बनाया हुआ था और बड़े उसको जो है वो रेयर बनाया जाता है, अखरोट की लकड़ी पे भी बनता है। ये सारी चीज़ें होती हैं। म्यूजिक की अगर हम बात करें इरफान, आपने फोक म्यूजिक को तरजीह दी आज के दौर में, जबकि आपके पास फ्यूजन का ऑप्शन भी मौजूद था। फ्यूजन के साथ साथ यूट्यूब का एक्सेस है, तो आप दुनिया में कहीं पर कुछ भी कर सकते हैं। आपने फोक को तरजीह दी, आपने कहा कि नहीं मैं अपनी इलाकाई ज़बान में ही गाऊंगा और उसी को आगे बढ़ाऊंगा। इलाकाई ज़बान से प्यार, पैट्रियोटिज्म या कंफर्ट जोन, मतलब तीनों में बहुत से लोग होते हैं वो कहते हैं यार मैं तो इसमें ईजी करता हूँ, मैं यही कर लूँगा। इन तीनों में से क्या वजह थी, एक ये बताइएगा। दूसरा ये भी बता दीजिए साथ साथ कि आपने यूट्यूब के ही मीडियम को जो है वो चूज़ किया है अपने सॉन्ग्स की लॉन्चिंग के लिए, उसकी क्या वजह है? बेसिकली जिस लैंग्वेज में आप सोचते हैं ना उसी में गाने लिखने का दिल करता है। क्या बात बेसिकली तो मेरी सोच जो है वो मेरी मादरी जो ज़बान है उसी में मेरी सोच है, तो ख़यालात जिस तरह के होते हैं उसी ज़बान में फिर सही से वो रिफ़्लेक्ट होते हैं। तो मैं उर्दू भी लिखता हूँ, ऑब्वियसली मैंने उर्दू गाए भी हैं, मेरे गाने अपने उर्दू भी हैं, बट मैं तरजीह देता हूँ ख्वार ज़बान को क्योंकि मुझे लगता है हाँ कंफर्ट जोन भी है, प्लस आई रियली फील के उसमें एक बहुत क्योंकि पर्शियन इंडो आर्यन लैंग्वेज है तो उसमें एक मिठास भी है। बिल्कुल। और वो जब आप सुनते हो तो इट्स नॉट लाइक अननोन नहीं लगता, वो आपको उसकी एक वाइब बन जाती है। अच्छा अभी आपसे फ़हीम ने पूछा यूट्यूब का, मैं चाहूँगी उसका जवाब आप दीजिएगा, लेकिन मेरा ये दिल चाह रहा है कि मैं आपसे कोई उर्दू का गाना रुबाब पे सुनूं। रुबाब पे? हाँ, उर्दू के साथ रुबाब बजे और गाना उर्दू हो, लेकिन मुझे कुछ ऐसा हो सकता है, बट ये है कि मैं प्रेफर करूंगा मैं अपना उर्दू गाना गिटार पे आपको सुनाऊं क्योंकि मैंने लिखा उस पे गिटार। चलिए ठीक है, आप गिटार पे सुना दीजिए, उसके बाद फिर आप उस सवाल का जवाब दीजिएगा। यूट्यूब का जवाब अभी दूं या बाद में? जैसे आपका दिल चाहे। ठीक है। यूट्यूब के अलावा भी मेरा म्यूजिक हर जगह मौजूद है और जो वीडियोस हैं वो यूट्यूब में, अब जिस तरह मैंने अभी रिसेंटली एल्बम जो रिलीज़ की है वो सारा ऑडियो है और वो सारे ऑडियो प्लेटफॉर्म स्पॉटिफाई, आईट्यून्स, एवरीवेयर यू कैन फाइंड इट, महल के नाम से। वो एक आपको बड़ा इंटरेस्टिंग लगेगा कि इट्स अ वेरी फ्यूजन जो आप बात करें ना, इट्स अ वेरी जैज, ब्लूज और फोक फ्यूजन। किसी के साथ आपने उसमें अजीज़ काजी है जो आतिफ असलम का ड्रमर होता है, वो मेरा बहुत अच्छा दोस्त है। वो है अनस आलम खान है और ये ए फॉर अलिफ एक स्टूडियो है, उन्होंने मुझे रेजिडेंसी पे बुलाया था उस एल्बम के लिए। अच्छा। तो मैं वहाँ पे 2 साल रुका, वो एल्बम भी किया और फिर ज़बरदस्त हो जाए। फिर ये उसी का गाना है? ये महल का गाना नहीं, वो चित्राली है, मैं अब उर्दू सुना रहा हूँ ना आपको। अच्छा। तो ये इब्न आदम के नाम से एक गाना है। आदम। हाँ। इब्न आदम मैं गलतियों का पुतला क्या करूं, इब्ने आदम हूँ मैं गलतियों का पुतला क्या करूं, तुम खुदा हो, रहनुमा हो इस ज़मीं में आसमां में, मेरे जिस्म मेरी जान में मेरी रूह में बसे हो। तुझ में सब है, सब में तू है, फिर भी हो रही खता है, मुझको माफ करो। इब्ने आदम हूँ मैं गलतियों का पुतला क्या करूं, तुझको खो दिया है ऐसे कि जैसे बादलों में उड़ता चांद, निगाहों से ओझल एक झलक में बेतुकी सी
ख्वाहिशों ने कुछ अनोखे सिलसिलों ने मुझसे छीना मेरा आज। मेरी दास्तां मेरा रब, अब तो मैं हूँ बेबसी है रूबरू मेरी खुदी से मेरा मन। अब नहीं है बस सितम की एक घड़ी है, ना यकीन है ना भरोसा मेरे पास कुछ नहीं है, मुझको माफ करो। आपकी बारी है। इब्ने आदम हूँ, इब्ने आदम हूँ, इब्ने आदम हूँ, मुझको For God's sake, it's Nice. too much. I know. थैंक यू। I was connected. क्या बात है यार, ये Very किसने nice. लिखा है सर? ये मैंने खुद लिखा है। आप सैडिस्ट क्या हैं? बात है। हाँ, मैं लिरिक्स आप हैं थोड़े सैडिस्ट हैं। आई एम एक्चुअली। यस आई नो, I क्योंकि am, आपके लिरिक्स जो हैं वो बता गए हैं कि आप सैडिस्ट हैं। क्यों, क्या हुआ था ऐसा? कुछ तो हुआ है। गलती की थी एक बहुत बड़ी, वो गलती गलती को नहीं सुधारा जा बताऊंगा सकता है। बट वो उसके साथ रहा थोड़ी जाता है। हाँ, उसको प्रोसेस करके ही तो गाना दिस इज बनता टू है। गुड, दिस इज टू गुड, लेकिन जरूरी नहीं है कि हर बंदा जो है वो राहुल जयकर बन के जो है वो Of निकल course, जाए। मैं इतना But- सैडेस्ट नहीं हूँ। हाँ। सारे गाने सुनेंगे आपको, बहुत हैप्पी गाने भी नहीं, मिलेंगे। अच्छी बात है, लेकिन जो कनेक्शन आपका नजर आ रहा है ना मुझे, मैंने दो सुने जिसके अंदर से मुझे दोनों में आप सैडिस्ट नजर आया, और इसके अंदर तो मैं आपका कनेक्शन पकड़ चुका हूँ। पकड़ ये चुके हैं। आप पहुंच, मैं इसीलिए मैंने फौरन कहा कि आप सैडिस्ट हैं। और थोड़ा सा गाना भी सिखा दीजिएगा ना। जरूर। नहीं, मैं रबाब सीखूं, रबाब 40,000 रुपए का भी नहीं सीखूंगा। अच्छा मुझे बताएं, आपने YouTube का मीडियम ही क्यों चूज किया? असल में वीडियोस ऑब्वियसली और कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं है जिसमें, और इट्स वेरी इजी फॉर पीपल इन पाकिस्तान, स्पेशली माइंड लिसनर्स। इजी है जगह बनाना YouTube की मार्केट में स्पेशली? आई थिंक इफ योर वर्क इज़ गुड तो जगह खुद बन जाती है। जरूरी है। तो अगर कोई यूनिक एलिमेंट है, वही बात है ना कि अगर मैं कोई प्रोडक्ट बनाऊं और उस प्रोडक्ट में कोई पर्सोनिफिकेशन नहीं है तो मैं जितना कोशिश करूं वो नहीं बेच सकता। वाव फैक्टर होना चाहिए, एक वाव फैक्टर Wow ऐसा होता है कि factor- डिफरेंट हो। हाँ, एनीथिंग विच इज़ डिफरेंट एंड एनीथिंग विच इज़ उसमें सच्चाई नजर आए। और वैसे भी आजकल तो अली जफर को देख लीजिए, आतिफ असलम को देख लीजिए, वो सारे के सारे यूट्यूब पे ही अपने सॉन्ग्स जो हैं, अपने सोलो, अपने कवर्स हमेशा रिलीज से। करते हैं, क्योंकि अब जो कंपनीज हैं आई थिंक वो इस तरीके से नहीं रही जैसे पहले थे हमारे रिकॉर्ड्स, और वहाँ पर रिलीज किया जाता था, प्रॉपर लॉन्च किया जाता था, एक कॉन्सर्ट्स होते थे, सेरेमनीज होती थी, वो सब अब खत्म हो गया। अब डायरेक्ट यूट्यूब है जी, पूरी दुनिया का एक्सेस है, आप आएँ। लेकिन यूट्यूब पे आने के बाद क्या आपको लगा कि यार मैं भी व्यूज और सब्सक्राइबर्स की दौड़ में चल जाऊँ और मेरे कितने व्यूज आ रहे हैं क्या नहीं आ रहे, या आपने कहा यार मेरा म्यूजिक मेरे लिए अच्छा है बस हाँ, ठीक है? कभी नहीं। मुझे असल में मैं मार्केटिंग ग्रेजुएट भी हूँ ना, अच्छा माशाल्लाह। तो मैंने ऑब्वियसली मार्केटिंग पढ़ी हुई है, मुझे पता है कि क्या चीज़ कितना उसका रीच हो सकता है। अब मेरी नीश एक ऑडियंस है, और उस नीश में भी चित्राल के लोगों में या गिलगित बल्तिस्तान, पेशावर, जितने भी फोक म्यूज़िक से रिलेटेड लोग हैं वो सुनते हैं, और वो बहुत कम है ऑलरेडी। बट उन कम लोगों के लिए भी मौसीकी बनना ज़रूरी है। तो मुझे पता था कि इट विल हैव इम्पैक्ट ऑन दोज पीपल, और वो शुरू दिन से ही मुझे पता चल गया था। बिकॉज एक तो कंटेम्प्रेरी फोक म्यूजिक चित्राल में किसी ने बनाया ही नहीं था। बिल्कुल ऐसा। आई वाज द फर्स्ट पर्सन टू रिलीज ए सॉन्ग इन चित्राली लैंग्वेज नेशनली। फोक ही जो है वो चलता था, वो एक टिपिकल बीट पे चलता है वो। एग्जैक्टली, मगर वो प्रोडक्शन वाली साइड ना वो थी नहीं वहाँ पे। नहीं तो इरफान, अभी ठीक है, बड़ा अच्छा है कि आपने इस हवाले से सोचा और आपने इस पर काम भी शुरू किया। तो अभी आपने बताया कि बैचलर्स आपका मार्केटिंग में है, तो आप अपना करियर क्या एक तरफ मार्केटिंग या बिजनेस, फाइनेंस, ये चीज़ें भी लेकर चल रहे हैं, म्यूज़िक शौकिया कर रहे हैं, या फिर आप म्यूज़िक इंडस्ट्री में ही अपना मकाम बनाना चाह रहे हैं? फरवरी 2016 मैंने पहला अपना गाना निकाला, और उसके अगले महीने मैंने जॉब छोड़ दी लगी सीमेंट से, और उसके बाद से मैं सिर्फ म्यूज़िक कर रहा हूँ। एंड ऑब्वियसली आई डाइवर्सिफाई माई थिंग्स टू मेक करियर आउट ऑफ इट। मैं सिखाता भी हूँ, मैं एक क्लब 432 के एक जगह है जमजमा में, वहाँ पे हम इवेंट्स भी करते हैं। आई क्यूरेट इवेंट्स, आई डिज़ाइन इवेंट्स, आई हैव
वर्क विद अ लॉट ऑफ थिंग्स। अभी एक और प्रोजेक्ट है, उसके हवाले से भी मेरे ख्याल से बोल अभी उसको भी कवर करेगा। इट्स ए सेल्फ प्लेइंग चित्राली सितार, AI इंटीग्रेटेड सितार। तो इस तरह के कराची बिनाले में हमने किया था। तो आई डाइवर्सिफाई माई ऑब्वियसली, जिस तरह कंपनीज SKUs बनाते हैं, तो वो मुझे पता है वो चीज़ के मैं हाथ पे हाथ धरे बैठ नहीं सकता कि कुछ है नहीं, मुझे अपॉर्चुनिटीज़ खुद जनरेट करने होते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये है कि पाकिस्तान में जो लोग कहते हैं ना कि है नहीं चीज़ों के हवाले से कुछ, मुझे लगता है कि वो हमारी अपनी गलती है। हमने यहाँ पे एक सीन को इंडस्ट्री बनाने की कोशिश खुद नहीं की है। तो लोग ओरिजिनल गाने नहीं बनाते हैं, दे बिलीव इन वेरी जल्दी से सक्सेस, वो नहीं होता। बाहर अगर आप इंटरनेशनली बड़े आर्टिस्ट का देखेंगे 10-10, 12-12 एल्बम तक लोग स्ट्रगल कर रहे होते हैं, तब जाके कुछ बनते हैं। कर्ट कोबेन की आप एग्जांपल ले लें, वो एज ए जेनिटर काम करता था एंड ही यूज्ड टू प्ले म्यूज़िक एंड मेक एल्बम्स। यहाँ पे लोग 2 गाने रिलीज़ करके समझते हैं कि कुछ होगा, उससे कुछ नहीं होगा। अभी मैंने तकरीबन 17-18 ओरिजिनल सॉन्ग्स रिलीज़ किए हुए हैं, रिलीज़ नहीं बल्कि लिखे हुए हैं, उनमें से बहुत कम रिलीज़ हैं, 12-13 रिलीज़ हैं। तो इट्स लाइक इट्स ए लॉन्ग स्ट्रगल जिसका आउटकम आपको इतना जल्दी नहीं मिल सकता। प्लस ऑल्सो म्यूज़िक एक लैंग्वेज है जिसको सीखने में और उसमें एक्सपर्टीज़ डेवलप करने में टाइम लगता है, और लोगों ने सालों से मेहनत की होती है। अच्छा, ये भी कहा जाता है इरफान कि यहाँ पर जो है लॉबी सिस्टम है। हम तो खैर इंडिया से कंपेयर नहीं करते अपने आप को, इंडिया की बड़ी इंडस्ट्री है तो वहाँ नेपोटिज्म है। हाँ। हमारे यहाँ एक लॉबी सिस्टम है कि जी ये मेरा सर्कल है, इन्हीं में से जो है जी मेरे सिंगर्स भी आएंगे, इन्हीं में से मेरे एक्टर्स भी आएंगे, इन्हीं में से मेरे डायरेक्टर्स आएंगे, यही मेरे सिलेक्टेड राइटर्स हैं, यही लिखेंगे मेरा ड्रामा, और यही चैनल्स हैं जिनके ऊपर प्रमोट होगा, और यही लोग देखेंगे, और यही लोग आपस में एक दूसरे को अवार्ड भी दे देंगे। वो अनफॉर्चुनेटली है, बट मैं ब्लेम नहीं करूँगा, क्योंकि अगर मेरे पास भी कोई एक लेट सपोज कल को मेरे पास एक प्रोडक्शन आती है बहुत बड़ी, जिसमें मुझे अगर कोई म्यूज़िकल प्रोडक्शन करनी है, तो मैं ऑब्वियसली उन्हीं लोगों को कांटेक्ट करूंगा जिनके साथ मैं कंफर्टेबल हूँ और जिनके साथ मैंने काम किया है, जिनको मैं जानता हूँ। मैं बिल्कुल रैंडमली लोगों को पिक नहीं कर सकता। यानी ये लॉबी सिस्टम है। लॉबी सिस्टम कहें, क्योंकि आप नए लोगों को तो फिर प्रमोट ही नहीं करना चाह रहे ना। नहीं, आप भी नए होंगे, किसी को चांस देंगे ही नहीं, तो वो पुराना कैसे होगा? कैपेसिटी की बात है कि मैं किस कैपेसिटी में लोगों को इन्वॉल्व करूंगा। यहाँ पे यूजुअली ये होता है कि जो मेन टीम्स जो बनती है ना, वो ऑब्वियसली जानने वाले लोग उठाते हैं। अब लेट सपोज मैं आपको एक एग्जांपल दे दूं, कोक स्टूडियो, एवरी टाइम दे क्या नाम है, चेंज हो जाता है उसका पूरा स्ट्रक्चर, तो नए लोग आते हैं और उनका हाउस बैंड एक नया बन जाता है। यू कैन नॉट ब्लेम जुल्फी फॉर ब्रिंगिंग ऑल द पीपल ही नोज इन लाहौर और जिनके साथ उसने काम किया था, क्योंकि इट्स ए कंफर्ट जोन। लेकिन नए लोगों को लाया, नए लोगों को लेके आया, बट पीपल आल्सो से कि ही आल्सो हैज डन द लॉबी थिंग, बट आई थिंक इट्स नॉट ए लॉबी, इट्स लाइक he knows कि who are good people to work with। Exactly, वो लेकर आए अंडरग्राउंड बैंड्स को लेकर आए, अंडरग्राउंड सिंगर्स को लेकर आए, जिसके अंदर सब वही थे। वही मसला है ना कि जिन लोगों को मौका नहीं मिल पाता, वो ये नहीं देखते कि हमारे में क्या प्रॉब्लम है, वो इस तरह की बातों में। मैं खुद भी था उसमें, एक ज़माने में मैं भी बहुत ब्लेम करता था, चीज़ों को नेगेटिवली लेता था, बट इट्स अ ग्रोइंग प्रोसेस। जब तक आपको ये रियलाइजेशन ना हो ना कि मैं अपने खुद शनासी में कितना टाइम लगा रहा हूँ, तब तक आप ब्लेम करते रहोगे, लोग चीज़ों में नुक्स निकालते रहोगे। अच्छा, अब हम आपसे कुछ ऐसा सुनना चाह रहे हैं, इसमें कुछ हैप्पी वाला। मैं सुनना चाहूँगा, मेरी रिक्वेस्ट है, लास्ट ऑफ मोहिकन्स की बीट सुना दे, ये मेरा दिल है इस पे। और इसी के साथ जो है वो नाजरीन, हम आपसे इजाज़त भी चाहेंगे, कल इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी विद द बैंग ऑफ लास्ट ऑफ मोहिकन्स। मुझे और सारिश को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।